हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखे थे और उसमें से एक न्यूमेरिकल हमारा हो गया था और दूसरा न्यूमेरिकल मैंने बोला था कि आप घर से करके आना, जो आप हमेशा की तरह नहीं करके आए हैं। सही बोल रहा हूँ? तो अब मैं दूसरा न्यूमेरिकल जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया बेटा वो लोग सभी लोग अच्छे से देख लें इसको, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल में मुझसे वो ये कह रहा है, अ कंडक्टर हैज अ डेफिसिट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द चार्ज ऑन दैट कंडक्टर। वो कह रहा है अ कंडक्टर हैज अ डेफिसिट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, यानी एक कंडक्टर पे 5 इलेक्ट्रॉन की क्या है, ज्यादा है या कमी है? कमी है। डेफिसिट माने घाटा, कमी है ना। तो एक कंडक्टर पे 5 डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 5 इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, है ना। तो कह रहा है उस कंडक्टर पे चार्ज कितना होगा, क्यू पूछ रहा है। तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो ना आने पर मुझे इतने मालूम है, क्यू बराबर है नहीं होता है कि ना होती, बोलो भैया। होता है नहीं होता है ना। अब सुनो, प्लस माइनस है नहीं होता था, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती, पर समझो यहां प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए। वो कह रहा है अ कंडक्टर हैज अ डेफिसिट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और कमी जब कमी होती है तो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। मैंने बताया था ना, पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलो भैया सही है कि नहीं? तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। वेरी गुड, चमका दो। अब कहो 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एन की जगह पंजा ई है। ई तो हम जानते ही हो, ई जानते हो या ई फंडामेंटल चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन है। तो ई की वैल्यू हम लोग बचपन से जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। चमका दो। 16 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 5 से 80, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, इंटू 10⁻⁻⁹। चार्ज निकाला है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? कूलाम। वेरी गुड स्नेहा, राइट आंसर कूलाम। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए? क्लियर? ये पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा? तो अभी भी आपने बोला था वैसे पॉजिटिव। हो गया? क्लियर है ना? समझ में आई ना बात? सभी पॉजिटिव क्यों बोला, समझ में आया आपको? आ गया तो जल्दी से फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन को समझने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। ठीक, आप लोगों ने 11th में टॉपिक पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसी पे बेस्ड ये सारी चीजें ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो जान लें। ठीक है, एटम, ये जो एटम होता है ना, एटम का शेप ऐसा होता है। ये एटम हो गया, ये मैंने पूरा एटम बना दिया। ठीक है, बताने के लिए तो इसमें भी बहुत कुछ है, पर जितना अभी मैंडेटरी है, जो जरूरी है उतना जानो। इकट्ठा सब कुछ बताऊंगा ना तो तुम्हारे दिमाग का भी दही होगा। थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा तो आप एटलीस्ट उसे एब्जॉर्ब कर पाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये मैंने एटम बना दिया और एक मिनट, गोल नहीं बना प्रॉपर। ये एटम बना दिया। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। यस और नो? बोलो भैया। ये हो गया हमारा एटम, ठीक है जी। और ये चीज क्या हो गई? न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इतना तो सब लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से, है ना? सब लोग जानते हैं, मुझे मालूम है, मैं ही नहीं जानता हूं बस। तो ये एटम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सबको पता होना चाहिए एक्चुअली। प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। इतना तो समझ जाओगे कि नहीं समझ पाओगे? ठीक है। और बाहर ये जो एटम, ये जो ऑर्बिट है, अलग अलग ऑर्बिट बने होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, इनमें चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। बोलो भैया बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, पहले ये बताओ। ठीक है, ये ऑर्बिट में कौन चक्कर लगा रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आता है? एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। सीन क्लियर? ओके, अच्छा। केमिस्ट्री में इतना पढ़ते हुए हो गए यार, 9, 10, 11, 12 तुमने सब पढ़ मारा। किसी भी एलिमेंट को जो लिखा जाता है उसे लिखने का तरीका यही तो होता है। किसी भी एटम को आप ऐसे ही तो डिनोट करते हो, ZXA। सही बोल रहा हूं ना? कुछ लोग ए इधर लिखते हैं, कुछ लोग ए इधर, ऐसे भी, इसी कुछ लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। एक ही बात है, ZXA, एक ही बात है। ये और ये एक ही बात है। क्लियर है ना? इसमें मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप सब लोग जानते हो, पर जो नहीं जानते वो सुन लें। Z को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं Z को? एटॉमिक नंबर। ठीक है जी। और A जो लिखा है, इस A को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वेट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट। कहानी से क्लियर है भैया? जानते थे ये सब बातें आप लोग पहले से?
जानते थे, मुझे मालूम है जानते थे। जो नहीं जानते तो जान ले, रोज नहीं बताएंगे जिन बातों ने। क्लियर? 9th-10th की चीजें बतानी पड़ रही है। जेड बोले तो एटॉमिक नंबर और ए बोले तो एटॉमिक वेट, ए बोले तो एटॉमिक वेट। ठीक है, अब खास बात यह है कि किसी भी एलिमेंट को देखने से, जैसे ये कोई भी सिंबल, कोई भी एलिमेंट है, ये जेड का मतलब मालूम है क्या होता है? जितने जेड होते हैं ना उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई एलिमेंट है तो जेड, अगर उसका एटॉमिक नंबर जेड है तो एटॉमिक नंबर से ये पता चल जाता है उसके अंदर इतने ही प्रोटॉन होंगे और इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन समझ में आ रही है बात? अब यार सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, मन मत देंगे एक एक को। ठीक है, अगर कोई पूछे न्यूट्रॉन कितने होते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ए में से जेड माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब इसमें हुआ ए माइनस जेड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम कछु ना कर रहे, हम देख रहे हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, ये कहानी समझ में आई आपको? एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने लिखा कैल्शियम, लिखा कैल्शियम। तो आपको बता दूं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, एटॉमिक वेट 40 होता है। सुना है ये क्वेश्चन आपने कभी? वो पिक्चर देखी, वो शाहरुख खान की कौन सी थी? मैं हूं ना ही थी शायद, मेरे शाहरुख खान की मैं हूं ना ही थी ना, इसको है ये तुमको, हाँ मैं हूं ना ही थी आई थिंक। मेरे ये वाला गाना है, याद आ रहा है गाना? हाँ मैं हूं ना ही थी, पता नहीं शाहरुख खान की थी। तो उसमें सुष्मिता सेन जो होती है वो शाहरुख खान से क्वेश्चन करती है, याद है आपको? ना याद? पिक्चर देखी है मैं हूं ना? वो शाहरुख खान कॉलेज पढ़ने जाता है, वो है ना जासूस टाइप का बन के जाता है। सही बोल रहा हूं ना? ना देखी तो देखवे करा पिक्चर है, कबाऊं जिंदगी बर्बाद है तुम्हारी। क्लियर? पढ़ पढ़ के ही मरोगे। चलो तो वहां पर सुष्मिता सेन शाहरुख खान से पूछती है व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम। क्लियर? तो बता देना जितने भी शाहरुख खान यहाँ बैठे हैं, 40 है ना? क्लियर? व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम? 40। क्लियर? तो देखें जरा इधर, तो जब ये लिखा हुआ है ना तो यहां पर ये मैंने बताया आपको, इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। बोला था ना Z एटॉमिक नंबर है, 40 क्या है? एटॉमिक वेट। क्लियर? अब जाते हुए कहां पता चलेगा? अब मैं कैल्शियम का एटम बना रहा हूं। ठीक है, गौर से देखिएगा लोग, मैं क्या बना रहा हूं? कैल्शियम का एटम बना रहा हूं। ये मैंने कैल्शियम का एटम बना दिया। ठीक है भैया? ओके, कोई दिक्कत? सबको भाषा समझ में आ रही है? और ये मैंने इसका बना दिया न्यूक्लियस। अब इसमें एटॉमिक नंबर 20 है ना, तो जाकर मतलब ये हो कि जहां में 20 है प्रोटॉन और जहां में 20 है इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई है? और कोई पूछे न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपने क्या किया था? ए माइनस जेड, इसमें से इसको माइनस किया था, तो यहां पर करो माइनस। 40 में से 20 माइनस करोगे तो 40 माइनस 20 तो 20। इत्तेफाक से ये भी 20 ही आ रहा है, जरूरी नहीं हर जगह 20 ही आए, पर बता रही ये इत्तेफाक है कि 20 ही आ रहा है। समझ में आ रही लिए? नहीं आ रही लिए? आ रही लिए? तो ये बात जो मैंने समझाई आपको समझ में आई? मतलब कोई भी एलिमेंट अगर ऐसे दिया है तो भाई देख के तुम ये बता दोगे कि बाकी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, बाकी चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, बता दोगे? नहीं बता दोगे? बता दोगे? तो फटाफट जल्दी से इसे रफली कहीं भी नोट कर लो अपने पास 11th वाले पार्ट में कि ये फलाना है, ये दिखाना है। मेन ये वाली चीज है, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया, चाहो तो उतार लेना। ठीक है ना? फटाफट करो, फटाफट फुर्ती में, फिर आगे बढ़ूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है उसका, व्हाट इज द चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस। तो भैया हीलियम न्यूक्लियस के लिए बात करें तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो आने पर मुझे इतने मालूम है हीलियम ऐसे लिखा जाता है। बोलो भैया लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? इतना तो जानते होगे। चलो इसका एटम बनाते हैं, एटम बनाते हैं। तो भैया ये मैंने एटम बना दिया इसका, और जी इसका हो गया न्यूक्लियस। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? बोलो। अच्छा, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होते हैं, तो जहाँ में 2 तो है प्रोटॉन। ठीक है, 2 हो गए इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? इसमें से इसको माइनस कर देते हो, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 ही आ जाएगा, तो 2 न्यूट्रॉन। सही बोल रहा? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन समझो उसका, फाइंड द चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस। वो एटम की बात नहीं कर रहा है, वो न्यूक्लियस की बात कर रहा है। तो वो कह रहा है हीलियम का, इसी को ही तो न्यूक्लियस बोलते हैं, तो इस न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा ये पूछ रहा है ना? चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस, वही तो पूछ रहा है वो, है ना? तो चार्ज को आप लोग क्यू से डिनोट करते हो। सही बोल रहा हूं? क्यू से डिनोट करते हो कि नहीं करते हो? कल को पढ़ के आए हो कि वैसे ही चले आए हो? कल को पढ़ के आए हो ना? आ जाओ नेक्स्ट। अब इस न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा तो भैया 2 प्रोटॉनों की वजह से होगा और 2 न्यूट्रॉनों की वजह से होगा। सही बोल रहा हूं ना? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की वजह से होगा। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बताओ?
0। कल टेबल में लिखवाओ तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रल होता है वो, तो जी तो खेल ही खत्म है वो 2 न्यूट्रॉन को। तो न्यूक्लियस पे चार्ज काय के बराबर होगा, 2 प्रोटॉन पे चार्ज के बराबर होगा। तो ऐसे लिखो, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा इज इक्वल टू 2 इंटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। एक प्रोटॉन के चार्ज में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 प्रोटॉनों का चार्ज हो गया ना? नहीं आई बात समझ में? क्या बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? लवकुश शर्मा जी, बात पल्ले पड़ रही है? पहला दिन है आज, बोलो यार। ऐसे ऐसे बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ या ना में जवाब दो। पहला दिन है? बोलना पड़ेगा बेटा, बगैर बोले काम नहीं चलेगा, है ना। बी एक्टिव। कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है हम लोग सुन नहीं पा रहे एक दूसरे को। फिलहाल यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? Q इज इक्वल टू 2 इंटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। अब क्या चमका दो, हो गया खेल। तो Q इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है भैया? कल लिखा हो तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिखा हो तो कि नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बराबर हो तो है। आप लोग यही कहना चाहते थे, यही कहना चाहते थे आप लोग। तो जिते को जे कहवा चाह रहे, एक रैपट खींच गए, न्याय दिमाग खराब कर वे चिपटे हैं तो लइए, ये कहना चाहते थे। ये तो कह लेते कहीं का है नहीं। 16 टू सा 32, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, 10 टू दी पावर -19। सीन क्लियर है सभी को? चार्ज काय में नापा जाता है? कूलाम में। वेरी गुड माँ भाई जी, समझ में आ रही है बात सभी को? फटाफट नोट इट डाउन फास्ट। तो जो मैं कुछ चीजें बता रहा हूं ये जरूरी है, 11th वाला पार्ट है, 11th वाले पार्ट में नोट करना, पहले समझ लो, पहले समझ लो। अब न तो वो समय है कि बहुत ज्यादा डिटेल में बताया जाए, पर जितना बताया जा रहा है उतने में आपका काम चल जाएगा और आप बेहतर कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। 4 टाइप के सिस्टम होते हैं, है ना। 4 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होता है एसआई सिस्टम, एक होता है एमकेएस सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम, एक होता है एफपीएस सिस्टम। ठीक है, तो गौर से देखो इधर। एक होता है एसआई सिस्टम, एक होता है एमकेएस सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम और एक होता है एफपीएस सिस्टम। ये 4 प्रकार के सिस्टम होते हैं। ये क्या सिस्टम है मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे मैं पूछूं कि भैया हाथी कितने तोले का होता है? हंस रहे हो आप तो, मैंने कहा मजाक कर दो को। अच्छा, इस मार्कर की लंबाई कितने किलोमीटर है? अरे फिर हंस रहे हो। चींटी कितने कुंटल की होती है? आपको अजीब लग रहा है ना, है ना, क्योंकि चींटी इतनी सी होती है भाई, कुंटल में नाप रहे हैं। मैं पूछूं हाथी कितने तोले का होता है? हाथी इतना बड़ा भाई, तोले में नाप रहे हो, अजीब लग रहा है। कारण अगर मैं हाथी कुंटल में नापता तो अजीब नहीं लगता। इस मार्कर की लेंथ मैं किलोमीटर में बोल रहा था तो आपको अजीब लगा, लेकिन अगर मैं बोलता सेंटीमीटर में कितनी होगी तो आपको अजीब नहीं लगता, आपको हंसी नहीं आती। सही बोल रहा हूं ना? कारण छोटी चीज नापनी थी तो मुझे छोटे यूनिट यूज करने चाहिए, और मुझे बड़ी चीजें नापनी है तो मुझे बड़े यूनिट यूज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो इस वजह से साइंटिस्टों ने क्या किया, छोटी चीजों को नापने के लिए छोटा सिस्टम बना दिया, बड़ी चीजों को नापने के लिए बड़ा सिस्टम बना दिया। देखिए सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या कहता है? सीजीएस सिस्टम हमसे ये कहता है, इसका मतलब समझिए, सी बोले तो सेंटीमीटर, जी बोले तो ग्राम और एस बोले तो सेकंड। ये फुल फॉर्म है सीजीएस सिस्टम का। सीजीएस सिस्टम ये कहता है कि अगर आप लंबाई को सेंटीमीटर में नाप रहे हो तो मास को आप ग्राम में नापेंगे और टाइम को सेकंड में नापेंगे। आप कोई भी सवाल अगर हल करोगे, कोई भी सवाल अगर आप सॉल्व करोगे, तो किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला टास्क यही देखते हैं कि वो कौन से सिस्टम में लिखा हुआ है। अगर एक चीज सीजीएस में लिखी होगी, एक एमकेएस में लिखी होगी, तो आपके सवालों के आंसर हमेशा गलत आएंगे, राइट। तो किसी भी सवाल को करने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि सारी क्वांटिटीज एक ही सिस्टम में लिखी होनी चाहिए। वो सब मैं बताऊंगा आपको बाद में। फिलहाल सीजीएस को फुल फॉर्म समझो। सी को मतलब सेंटीमीटर, जी को मतलब ग्राम, एस को मतलब सेकंड। इतनी बात समझ गए? सीजीएस सिस्टम है। चलो, एफपीएस सिस्टम आपको यूज में आने वाली नहीं है, पर मैंने बता दिया। एफ का मतलब होता है फीट, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकंड।
एफपीएस सिस्टम ये कहता है कि लंबाई को फुट में नापो। आप बोलते हैं ना 5 फुट 6 फुट गए, हम 7 फुट गए हैं ना, तो ये क्या है, फीट। क्लियर, लंबाई फीट में नापी जाती है एफपीएस सिस्टम में। मास पाउंड में नापा जाता है। बर्थडे केक लेने जाते हो तो वो दुकानदार पूछो कह रहे क्या पाउंड को चाहिए, क्या पाउंड को, वो गांव बारे ने पाउंड बना दो, जबकि वास्तव में उसे पाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाउंड। एक तो वो समझ गए ना, वो वाला पाउंड नहीं, क्लियर, समझ गए। जिम जाते हैं ना, जिम, डंबल्स कितने पाउंड का है, बर्थडे केक कितने पाउंड का है, तो वो पाउंड, पाउंड वजन भी होता है। एक पाउंड में आपको बता दूं 16 आउंस होते हैं, 453 ग्राम का होता है एक पाउंड, लगभग आधा किलो। खैर ज्यादा दिमाग पे नहीं देना। तो एफपीएस सिस्टम ये कहता है लंबाई को फीट में नापिए, मास को पाउंड में नापिए और टाइम को सेकंड में नापिए। सीन क्लियर है बॉस? क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अभी अब चूंकि ज्यादा बताने का टाइम नहीं है तो आप इतना समझिए कि एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम एक जैसे होते हैं। क्लियर, वैसे एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम का भी मॉडिफिकेशन है, लेटेस्ट सिस्टम एसआई सिस्टम ही होता है। आप तो ये समझो दोनों एक जैसे होते हैं। और एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड। एमकेएस सिस्टम ये कहता है कि लंबाई को मीटर में नापिए, मास को किलोग्राम में नापिए, टाइम को सेकंड में नापिए। कहानी क्लियर है भैया? बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? कल को अगर एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम की बात आएगी तो दिमाग को दही तो नहीं करोगे? हाँ, तो फटाफट पहले जाओ उतार लो, जरा फुर्ती में उतार लो जल्दी से। वापस हम लोग नोट्सों पे ही आते हैं। फोर्स, जो फोर्स होता है, फोर्स तो समझते हो ना, फोर्स के नहीं समझते? पापा जब कनपटी में चांटा देते हैं तो भी क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर। तो फोर्स को एसआई सिस्टम में हम लोग न्यूटन में नापते हैं और सीजीएस सिस्टम में डाइन में नापते हैं। याद ही रखना पड़ेगा, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, राइट। एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, क्लियर, और सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है डाइन, क्लियर। आप चाहो तो एक बात और लिख लो, वहीं काम आएगा आपको। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। लिख लिया? और एक दो चीजें लिखा रहा हूं, लिख लो, ये सब लगेंगे आपको बार बार। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन लिख लिया? आगे और भी लिखा रहा हूं, कुछ चीजें लिख लो। अगला लिखो वर्क। इधर देख लो पहले, वर्क या फिर एनर्जी। वर्क और एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इसका एसआई सिस्टम में यूनिट होता है जूल और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है अर्ग, क्लियर। और इनके बीच में रिलेशन भी होता है, 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। उतार लो इसे, नोट डाउन कर लो इसे फटाफट, काम आएगा आपको ये। मैं पूछूंगा आपसे बार बार वर्क की यूनिट क्या होती है या एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो आप बोलना जूल एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में अर्ग। अगर मैंने पूछा 1 जूल बराबर कितने अर्ग, तो बोलना 10⁷ अर्ग। नोट डाउन करो फटाफट। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके नोट्सों में वही लिखा है, नोट जो लिखा है ना, यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम इज न्यूटन एंड इन सीजीएस सिस्टम इज डाइन। क्लियर, याद रहेगा हमको। मैं पूछूंगा आपसे एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो आप लोग बोलना कि सर न्यूटन होता है। सीजीएस सिस्टम में पूछूंगा तो क्या बोलोगे, डाइन। और 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन, 10⁵ डाइन। क्लियर, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। डिफाइन कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहां से हमारी जद्दोजहद शुरू होगी, क्लियर। ध्यान रखना, स्टार्टिंग के 2-3 दिन आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद सिलसिला बड़ा आसान होगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कमजोरियां दूर करनी पड़ेंगी धीरे धीरे करके। चलो जैसा भी है कोई नहीं। चलो तो थोड़ा सा जरा मुझे बता दो जरा जल्दी से फुर्ती में। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, कैसा फोर्स लगेगा, एहें या एहें, एहें, रिपल्सिव है। और अगर जे नेगेटिव है, जे पॉजिटिव है, तो ऐसे अट्रैक्शन। सही बोल रहा हूं? यानी ये बात हम सब लोग बखूबी जानते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। इसके अलावा कोई तीसरा फोर्स होता है क्या भैया? नहीं होता ना, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप ये सब बातें मेरी समझ रहे हो तो अब हम पढ़ते हैं कूलाम्स लॉ। सबसे पहले हम कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट लर्न करेंगे, राइट। तो देखिएगा सभी लोग ध्यान से। कूलाम्स लॉ का जो फॉर्मूला है बिल्कुल टकाटक याद होना चाहिए आपको, चकाचक। F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2/R²। घोंट के पी जाना बिल्कुल इस फॉर्मूले को, क्लियर। देखो सब बोल लोगे F बराबर Q1 Q2 R², सब बोल लोगे, जे तुमाओ
दिक्कत देखो जी तुम्हें, है ना। इसको मैं बोल देता हूं, आप लिख लें इसको बोलते हैं, सुन लो पहले, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। और कुछ लोग इसे एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं। ओके, एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं, या लिख देता हूं मैं, या फिर इसे एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं। सबका अपना अपना स्टाइल होता है, जिसको जैसे बोलना है वो वैसे बोल सकता है। क्लियर, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो लिसन एवरीवन, फिर से बोल रहा हूं, कुछ लोग इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, कुछ लोग इसे एप्साइलन बोलते हैं। अब इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का कुछ नहीं कर सकते, अलग अलग जगह पे अगर आपको अलग अलग सुनाई दे तो ज्यादा घबरा मत जाइए, डरप मत जाइए। क्लियर। कुछ लोग इसे एप्साइलन बोलते हैं, कुछ लोग इसे एप्सिलॉन बोलते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट बोल दो चाहे एप्सिलॉन जीरो बोल दो, बात एक ही है। क्लियर है सीन, है ना। और सुनो, ये आजकल ये बात समझ लो, ये कोई मैं नई चीज नहीं बोल रहा हूं, जीरो को नॉट के सेंस में यूज करते हैं। जो मॉडर्न कल्चर हो रहा है ना हमारा, जैसे मान के चलो आप कोई बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन गए, ठीक है, और जब आप बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन गए तो किसी बड़ी बिजनेस डील के लिए आप किसी 7 स्टार होटल में गए। जैसे ही होटल में आपने एंट्री मारी तो जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने आपको बोला, सर योर रूम नंबर इज 307, योर रूम नंबर इज 307। तो बातें पूछवे मत चिपट जाएंगे जी, नॉट क्या होता है। क्लियर। जा का मतलब ये है कि तुम्हारा रूम नंबर 307 है, समझ गए। नॉट का मतलब जीरो होता है। ओके, ठीक है। ओके, तो मैंने जीरो बोल दो चाहे नॉट बोल दो, बात एक ही है। सीन क्लियर है। तो इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन जीरो। लिख लेना नहीं पता हो तो सबसे पहले तो फॉर्मूला टनाटन याद करो, क्योंकि जई अत्यागी जड़ो, सारे कर्म हम जईते करेंगे। ठीक है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। जल्दी से फटाफट 1 मिनट का समय दिया, फटाफट पढ़ लो, सुनूंगा आपसे ये फॉर्मूला। केवल फॉर्मूला लर्न करना और कोई दूसरा काम ना करना। ये उतार लिए सभी ने जो एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट लिखा है मैंने। चलो करो फटाफट, उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। क्लियर। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चिंता मत करो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, मैं हूं ना, टेंशन मत लो। लिसन एवरीवन, इधर देखो ऑन द बोर्ड। ये दो चार्जेस हैं, Q1 Q2। चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। क्लियर। चार्जेस डिनोटेड बाय द लेटर Q। पढ़ा था ना लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इन नेचर चार्ज इज ऑलवेज, तो वहां पे Q ही तो करो तो नहीं करो तो। क्लियर। तो ये दो क्या है, बोलो, जब मोए खोलो और बोलो का है जे, चार्ज है या पॉइंट चार्जेस हैं। अच्छा, पॉइंट चार्जेस हैं। धरे भय हैं या चल रहे हैं, धरे भय हैं, तो जाको मतलब स्टैटिक पॉइंट चार्जेस हैं। स्टैटिक चलना रे, रेस्ट पोजीशन है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी याद आ रहा है, तब भी बताया था स्टैटिक मतलब रेस्ट पोजीशन। तो व्हाट आर दीज? These are the two static point charges। सही बोल रहा हूं? What are these? What are these? हाँ, these are the two। ये ऐसे नहीं, हाँ ये ही है, ऐसे ना करना, बोलना है, जो बोले वहां बोलो। क्लियर। तो what are these? These are two static point charges। What are these? These are two static point charges। और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस R। What is R? What is R? Distance between the two charges। What is R? Distance between the two charges। Clear? Okay? अच्छा, अब ये दो चार्जेस जो दिए हैं Q1 और Q2, हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो। दोनों पॉजिटिव होंगे तो फोर्स कैसा हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो सही बोल रहा हूं। यानी इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो ये तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं होता। सही बोल रहा हूं, है ना। तो यहां F क्या हुआ? F क्या हुआ यहां पर? F इज द फोर्स या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज F? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। क्लियर। ये फोर्स लग किसके बीच में रहा है? दिस फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, नहीं, टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। का टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। क्लियर। ध्यान से सुनिएगा। The force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion which is acting between the two static point charges। जो लाइन बोली समझ में आई? क्लियर। हाँ में हाँ ना मिलानी, समझनी है। क्लियर। What is F? The force, बुलवा लूंगा डेफिनेशन, कसम गंगा मैया की फोड़ फोड़ फेंकूंगा। क्लियर। इसलिए ध्यान से बोल लें। F क्या है? Force of attraction or repulsion which is acting between the two static point charges। क्लियर। Again I repeat, F क्या है? Force of attraction or repulsion which is acting between the
टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब ये फॉर्मूले से मुझे चीख चीख के बोल रहा है ये फॉर्मूला मुझसे कि ये जो फोर्स है ना दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है? है या नहीं है? बोलो, इस फॉर्मूले से पता चल रहा है ना मुझे ये बात? तो गौर से देखिए, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं बाद में सुनूंगा आपसे। The force of attraction or repulsion which is acting between the two static point charges is directly proportional to the product of the two charges. Is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. And inversely proportional to the square of the distance between them. Between them means between what? Charges. Between two charges. Got it? Clear? Again I repeat. Listen. The force of attraction or repulsion which is acting between the two static point charges is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Got it guys? Definition समझ में आई? मैं कई तरीके से बोल सकता हूं, ये मैंने एक कंप्लीट डेफिनेशन बोली, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, राइट? अगर इसमें एक आध चीजें किसी की छूट जाती हैं तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर बोल दें तो ज्यादा अच्छी बात है। समझ में आ रही है बात? मैं ना इसे अलग अलग अंदाज में बोलता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, है ना? तो अभी मैं सबसे पहले एक बार फिर से बोलता हूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डेफिनेशन समझ में आ गई? दूसरी डेफिनेशन, द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, ना बोल लो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, क्लियर? द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. छोटा हो गया थोड़ा सा, और छोटा करूं? और छोटा करूं? देखो, according to the Coulomb's law, the force which is acting between the two charges is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to R square. जब मैं गलत कहा है? सही है। तो ये तो सबका अपना अपना तरीका है, राइट? क्लियर? तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जो मैंने फर्स्ट डेफिनेशन बोली उसको प्रेफर करें, है ना? बाकी का अगर बीच में एक आध शब्द उड़ जाए तो कोई टेंशन वाली बात ना है, कोई जरूरी थोड़ी सामने बात तो भाई शब्द चेक करने के लिए बैठो है। क्लियर? मेन थीम समझ में आनी चाहिए। तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं लास्ट टाइम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या डेफिनेशन समझ में आ गई? कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ लो, शेयर कर रहा हूं स्क्रीन, पूछूंगा, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फोड़ूंगा, केवल स्टेटमेंट पढ़ना है, ध्यान से पूछूंगा, मैं देखता हूं आज, और चुन चुन के पूछूंगा, चुन चुन के, जनी कहेंगे कि को सुनाओ, वो तो मेरी ताते इच्छा होगी ताते सुनेंगे, चाहे को हाथ उठाए चाहे नहीं उठाए। हाँ तो लइए, बहुत दिन हो गए। तो फिर से बोल रहा हूं, ये यहां पर ये इस फॉर्मूले में ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और ये कांस्टेंट टर्म होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सीन क्लियर है सभी को? ओके, क्लियर? क्या आई मीन ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है? 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12। अगली बात आती है यहां पर के। इस के को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम के को बोलते हैं। बोल लो इसे 1-2 बार, ने मौ सही है जागो। के को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। के की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है ना? पहले तो मीडियम समझ लो, मीडियम क्या होता है? जैसे रेत, सीमेंट, गिट्टी अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं इन्हीं को ही हम लोग अलग अलग प्रकार के मीडियम बोल देते हैं, ठीक है? आप लोग बैठे हो अभी, आप लोगों के चारों तरफ मीडियम क्या है? एयर। एयर। हम लोगों के चारों तरफ मीडियम क्या है? एयर, हवा। जहां कुछ नहीं होता वहां हम लोग हवा मानते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? मछली, मछली जल की रानी है, सुना है आपने, है ना? तो मछली के चारों तरफ मीडियम क्या होता है बताओ? वाटर, है ना? तो मछली के चारों तरफ मीडियम क्या हो गया? वाटर। क्लियर? तो ये जितने भी मीडियम है ना, सबके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। क्लियर? समझ में आ रही बात? जैसे एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू होती है 1।
आपको बता दूं वाटर के लिए के की वैल्यू होती है 80। तो इस दुनिया में दुनिया भर के सब्सटेंस सबकी हमारे लिए याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो मैं कल आपको बताऊंगा, है ना। कुछ की मैंने बताई, जैसे अभी एयर की बताई, एयर की कितनी होती है के की वैल्यू, एयर के लिए 1। फिलहाल तो आप इतना जानो के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, है ना। ये अलग अलग मीडियम के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है। सीन क्लियर है। हाँ, कल जब हम लोग आएंगे यहाँ पर तो सबसे जरूरी चीज क्या पढ़ के आएंगे हम लोग, कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट, बिल्कुल टकाटक याद होना चाहिए, बढ़िया तरीके से, फर्स्ट क्लास, ठीक है। साथ साथ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चकाचक याद करके आएंगे, याद करके आएंगे कि नहीं, इतना सुनाएंगे मुझे अच्छे से। और के को क्या बोलते हैं तो बस इतना बोल देना, मैं पूछूंगा के क्या होता है तो आप बोल देना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। पर ये समझ में आ रहा है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम होता है क्या है, ये कुछ नहीं है। सब जैसे मान के दोनों चार्ज हैं, एयर में रखे होंगे अगर ये दोनों चार्जेस तो के की जगह 1 रख दूंगा इस फॉर्मूले में। अगर मान के चलो यही दो चार्जेस अगर हवा में धरे, सॉरी पानी में धरे होंगे, तो पानी में रखे होंगे तो यहाँ के की वैल्यू 80 आ जाएगी, 80। समझ रहे हैं ना। तो अलग अलग मीडियम के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है। जो कहानी बोली आपको इतनी समझ में आई, रामायण जो चिल्ला रहा हूं मैं, तो ठीक है। तो फिर आज के लिए हम लोग वाइंड अप करें, खत्म करें कहानी, है ना। पर बेटा एक बात मेरी ध्यान रखना, जितना कंसिस्टेंटली जो पढ़ा दिया जाए प्लीज़ उतना अच्छे से सहेज लेना उस दिन। अगर आप स्टोरेज करते जाओगे, बोले ठीक है देख लेंगे, ठीक है देख लेंगे, तो 2-4 दिन के बाद स्थिति ऐसी होगी कि बम पर हिट जाएगी। और सच बता रहा हूँ, अभी 2-3-4 दिन अच्छे से मेहनत कर लेना आपने हर चीज़। हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ रही हैं और रट्टा लगाना पड़ रहा हो, कर लेना, मेरे कहने से कर लेना, 2-4 दिन कर लेना। उसके बाद रास्ता इतना स्मूथ हो जाएगा, इतना साफ सुथरा हो जाएगा कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात। लेकिन स्टार्टिंग एफर्ट्स तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि कारण इतना लंबा गैप जो हो गया, 11 अपन ने बिल्कुल पढ़ा नहीं, तो समझ रहे हैं ना मेरी बात को, तो थोड़ा सा ट्रैक पे लाने में टाइम लगता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, सीन क्लियर है। हाँ, ये ठीक उसी प्रकार है, सुबह ही सुबह सो के उठते हैं, फिर एकदम ते को बोले कछु कर लो तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बॉडी जब नॉर्मल हो जाती है फिर चाहे जो करवा लो। सही बोल रहा हूँ ना। तो सेम प्रोसेस है बेटा, है ना। तो थोड़ा सा एफर्ट्स आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे स्टार्टिंग के 2-3 दिन, ठीक है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं चलूँ अभी, तो आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।